चलिए, तो आज का हमारा अगला पार्ट, पहले पार्ट में हमने देख चुका था कि न्यूटन का गति का पहला नियम भी देखा था, जो गैलीलियो का जड़त्व का नियम था, और साथ में हमने जड़त्व के बारे में जिक्र किया था, यानी गैलीलियो ने जड़त्व दिया था। उसके बाद अरस्तु का जो भ्रम था, यानी कह सकते हैं अरस्तु द्वारा जो भी कथन था, उसके कह सकते हैं उसको क्लियर करने का काम हमारे गैलीलियो ने किया था। अब वही पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए अगले पार्ट में देखेंगे न्यूटन की गति का सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ जो होता है, अब बेसिक डिफरेंस जो होता है, पहला नियम में हमने क्या देखा था? तो पहला नियम में हमने बस यही देखा था कि नेट फोर्स वहां क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। यानी जो जड़त्व का नियम था, यानी इनर्शिया का जो लॉ था, उसमें यही बोला गया कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है। तो या गति में है तो गति में रहना चाहता है, और रुका हुआ रहना चाहता है तो मानी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहता है। अब वहां से एक सेंस हमारे पास यही है कि अगर फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जो चीज अगर स्टे है, मैंने रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाह रहा है, और जो मोशन में है मोशन में रह रहा है। यानी कि वहां पर हम देख रहे थे कि नेट फोर्स जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए। अगर किसी भी बॉडी पे क्या होगा, नेट फोर्स अगर जीरो है तो वो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में रहेगा। तो फर्स्ट नियम जो था, एक तरह से हमें बता रहा था कि नेट फोर्स जो है वहां जीरो लग रहा है। यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम यही देखे थे कि बस जो भी स्थिति दिया, पोजीशन दिया गया था हमारे पास, वहां पर ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, नेट फोर्स जीरो लग रहा था, एक्सेलरेशन भी जीरो लग रहा था। लेकिन अब वहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे यहाँ पर कि अब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, अब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई होगा। तो सेकेंड लॉ यही डिफरेंस है सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ में। वहां पर हमारा नेट फोर्स जो है जीरो दिखा रहा था, जिस कारण से जो बॉडी जिस स्टेट में थे, रिमेनिंग वही स्टेट में रह रहे थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब क्या होगा कि जब उन कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा तब। तो यहाँ पर कह रहा है वही कि प्रगति के प्रथम नियम में शून्य नेट बल की स्थिति बताता है। यानी कि वहां जब बल की स्थिति यानी फोर्स का जो कंडीशन बताया गया था, वहां नेट फोर्स जीरो था। अब कह रहा द्वितीय नियम उन कंडीशनों से संबंधित है जब जिनमें पिंड पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। यानी कि जब पिंड पर कोई बाह्य बल लग रहा है, उसके लिए हमारा क्या है, सेकेंड लॉ है। तो याद रखेंगे नेट फोर्स हमारा क्या है, पहले ये फर्स्ट लॉ, वहां नेट फोर्स जीरो लग रहा था। अब यहाँ देखेंगे कि बाहर से कोई क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं तो सबसे पहले सेकेंड लॉ की तरफ जाए, उससे पहले हमको देखना होगा कि संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम का सिंपल सा डिफिनेशन है। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कह सकते हैं मास एंड वेलोसिटी। यानी कि जो हमारा संवेग होता है, द्रव्यमान और समय का द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है, जो कि इस तरह से परिभाषा में लिखा गया है। तो हमारा पी से क्या करते हैं, मोमेंटम को दर्शाते हैं, और एम हमारा यहाँ मास है, और भी जो है हमारा पास वेलोसिटी है। तब यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ वेलोसिटी, यहाँ से बस इतना देखेंगे, अगर हमारे पास मोमेंटम डिफरेंशन हम जान गए। अब बात होता है कि जब यहाँ मास वेलोसिटी है तो इसका अगर यूनिट पूछा जाए, यानी कि मात्रक पूछा जाए कि किसमें इसको मापा जाता है, तो हमारा यूनिट का बात जब भी किया जाएगा तो देखेंगे तो एम जो है केजी है, यानी कि एम द्रव्यमास को केजी में मापा जाता है, और मीटर वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। तो ये यूनिट हो जाता है। बाकी फार्मूला यही है, पी इक्वल टू एम भी, और डिफिनेशन वही है कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और हिंदी में उसको बोलेंगे किसी पिंड का संवेग, और संवेग क्या होता है, उसके सहती यहाँ लिखा हुआ है, उसका मतलब मास ही होता है। तो द्रव्यमान या और वेग का गुणनफल होता है। इसके आगे हम चलते हैं, अब कुछ कंडीशनों में विचार करते हैं। मोमेंटम देखिए क्या होता है, अगर मोमेंटम जो डिपेंड कर रहा है, यानी फार्मूला देखा जाता है मास एंड वेलोसिटी पे। अब बात होता है कि किसी का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, किसी का मोमेंटम क्या है, समय ज्यादा होगा, और किसी का मास कम है तो मोमेंटम जो होगा कम होगा। अब बात होता है कि मान लेते हैं कह रहे भारी वाहन है, यानी कोई ट्रक है, ट्रक और कार के बीच में क्या होगा, तुलना हो रहा है। तो ट्रक हमारा क्या है, हेवी वजन है, और वहीं पर हमारा क्या होगा, यानी हेवी मास है, उसके पास द्रव्यमान ज्यादा है, और कार के पास जो है द्रव्यमान क्या है, कम है। तो हम दोनों का अगर मोमेंटम निकाला जाए सेम स्पीड के लिए, तो हम जानते हैं कि सेम स्पीड, अगर दोनों को सेम स्पीड में लाना है, एक कार को और एक ट्रक को, तो मान लेते हैं दोनों कार खराब है आपका, मैंने कार भी खराब है, ट्रक भी खराब है।
अब हम बाहरी से आदमी को चिल्ला के बुलाते हैं कि आओ जा हमारे तुम्हें ट्रक के ढाका दे दो जा। तो ट्रक के ढाका देने के लिए हम कोई को बुला रहे हैं और एक कार को, दोनों को बराबर इसमें दुहराइए कि हम चलाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ट्रक को जब धक्का देने की बात आ रहा है तो उसमें क्या है, 20-25 गो आदमी, ढेर आदमी 50 गो लग जाएगा ट्रक के धक्का देवेला है, और 5 गो आदमी मिलकर क्या हो, कार के धक्का देगा, और दोनों जब चलेगा धक्का देंगे तो बराबर स्पीड में चलेगा। लेकिन ट्रक को हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ रहा है और कार को हमको कम फोर्स देना जा रहा है। कारण क्या है, रीजन क्या है, रीजन है मोमेंटम, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, और जहां मोमेंटम ज्यादा होगा वहां हमें फोर्स ज्यादा मिलेगा, यानी फोर्स ज्यादा अप्लाई करना होगा। तो यही चीज समझना है हमको कि मोमेंटम ज्यादा है वहां हमारा फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। अब इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसको हम आगे जाके फोर्स के साथ रिलेट कर सकें। वही मान लेते हैं, अब हमारे पास क्या है तो जो भाई मास है, अब है यहाँ पर दिया है पत्थर है, कह रहा है कि भारी मानी पत्थर जो है और एगो छोटी को पत्थर इकड़ा ऊपर से गिराया जा रहा है, तो कह रहे जो भारी पत्थर है उसे हमको चोट ज्यादा लगेगा, उसको रोकने में क्या होगा, मुश्किल है। तो बात में है कि कोई भारी अगर पत्थर गिरा रहा है तो कोई पागल होगा तो रोकेगा, तो हमको रोकना नहीं है, बस एग्जाम्पल समझना है कि कोई भारी पत्थर है तो उसको लोग रोकने जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं ज्यादा फोर्स लगाना होगा, या कोई मजबूत चीज लाना होगा उसको रोकने के लिए। अब वहीं कोई इकड़ा गिरा रहा है तो उसको तो हम ऐसे हाथ वाले रोक सकते हैं। तो दोनों में क्या है डिफरेंस, अब क्यों, ऊपर से दोनों गिरा, ठीक है। अब दोनों में क्या है कि मास किसका ज्यादा था, भारी पत्थर का, तो यानी कि उसमें मोमेंटम ज्यादा था, तो उसको रोकने के लिए हमको क्या है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा, और जो छोटा ऑब्जेक्ट था उसको रोकने के लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ी। यानी मोमेंटम कहीं ना कहीं फोर्स के साथ रिलेट हो रहा है, मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, मोमेंटम कम तो फोर्स अप्लाई या कम। दूसरा चीज रहा गोली। अब गोली जो है देख सकते हैं कि गोली जो है चलाया जाता है तो गोली का मास जो होता है कम होता है, ग्राम में होता है। ऐसा नहीं कि 5 किलो का गोली आता है, तब तो 5 किलो 10 को गोली ढोए में क्या होगा, जवाने मर जाएगा। तो छोटा छोटा गोली होता है उसमें बंदूक में भरा जाता है लेकिन मारा जाता है तो उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इन दोनों में मास के कारण हम बताएं कि मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा है, लेकिन गोली के कंडीशन में क्या है, गोली का मास तो कम था लेकिन इतना स्पीड से उसको छोड़ा जाता है, वेलोसिटी इतना ज्यादा होता है कि गोली जाता है जहां जाता है फिर वहां खतरे करके आता है। तो अगर किसी आदमी में लगा तो सीधे आर पार कर जाता है, अगर किसी दीवार में लगा तो कुछ दीवार भले नहीं गिरा दे मगर दीवार को नुकसान पहुंचाएगा तो कम से कम। उसी प्रकार क्या होता है, अगर कहीं देखें कांच ऐसी लगा दे, इतना ज्यादा उसका मोमेंटम होता है कि गोली शॉट से कांच में पार हो जाता है, तो कांच के बाकी हिस्सा को चिरकने का भी टाइम नहीं मिलता है। मगर आपको देखने से लग जाएगा कोई कांच टूटा है तो देख के आप बता सकते हैं कि कौन गोली से टूटा है और कौन पत्थर से मार के तोड़ा गया है, क्योंकि दोनों में अंतर होता है। गोली का मोमेंटम ज्यादा है इसलिए इतना तेज पार होता है कि बस छेद करके निकल जाता है, मगर पत्थर जो है उसका गोली की अपेक्षा मोमेंटम कम होता है, तो मारेंगे तो पूरा जितना सिसवा है सब ले 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 धड़ाम से गिर जाता है तो यहाँ देखिए गोली का मोमेंटम ज्यादा होने के कारण क्या है, वेलोसिटी, इन दोनों का मोमेंटम ज्यादा होने के कारण क्या है, मास। तो यानी कि हमारा जो मोमेंटम है किस पे डिपेंड कर रहा है, मास एंड वेलोसिटी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है अब इसी को आगे बढ़ाते चलते हैं तो यहाँ दिखाया जा रहा है कोई प्लेयर है, क्रिकेट खिलाड़ी है तो देखेंगे जब ऊपर से गेंद गिर रहा होगा तो कैच करने जाता है तो इस तरह से कैच करता है और कैच करके थोड़ा हाथ पीछे खींचता है। चाहे फील्ड में भी हम देखें कोई खिलाड़ी जाता है और उछलता है कोई कैच लेने के लिए तो गिरता है तो क्या होता है, हल्का घुमड़िया के गिरता है। अब ऐसा नहीं है कि फैशन दिखा रहा है, टीवी पे आना है तो थोड़ा स्टाइल स्टाइल मार रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। बात यह है कि वो क्या करता है, जैसे ही कोई चीज उसके हाथ में आता है तो तेजी से आ रहा है तो उसको पकड़ के क्या करता है, पीछे खींचता है। यानी जो मोमेंटम जितना तेज आ रहा था, जितना मोमेंटम उसका था उसको कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जान रहा है कि जो हम बोले उधर ये मोमेंटम अधिक तो फोर्स आपको ज्यादा अप्लाई करना होगा, तो वो चाहता है कि जो उधर से मोमेंटम ज्यादा आ रहा है तो उसका बल कम किया जाए। इसलिए क्या करता है, मोमेंटम को कम करने की कोशिश किया जाता है। मोमेंटम कम कैसे किया जाएगा तो सिंपल है, उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा, तो हम आगे उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो पीछे अभी समझ जाना है इतना है कि वो बॉल खींच कर रहा है, पीछे खींच रहा है, इसका मतलब वो क्या है, मोमेंटम को कम कर रहा है ताकि उसको चोट कम लगे। अब वही चीज है, अब कोई खिलाड़ी एक्सपर्ट है तो इस तरह से कैच लेके खींचेगा, कोई खिलाड़ी ऐसा होता है नौसिखिया तो जाएगा हम ऐसा ही रोक लेंगे, तो ऐसे रोकने जाएगा तो रोक तो लेगा लेकिन क्या होगा, चोट उसको ज्यादा लगेगा। लेकिन ऐसे ही जो खींच रहा है उसको क्या होगा, चोट कम लगेगा।
क्योंकि मोमेंटम कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है फोर्स। अब यहाँ पर और एक चीज देखेंगे कि क्लासरूम में देखे होंगे आप क्योंकि हम लोग भी पढ़ाते हैं क्लास में, तो उसमें हम लोग देखे हैं जब बच्चे को मारा जाता है उसको भले मोमेंटम का जिक्र पता नहीं होगा, कुछ नहीं पता है, फिर भी जैसे हाथ छानेगा तो जैसे एक ऐसे छड़ी से मारा जाता है तो वो क्या करता है, ये अपना हाथ क्या करता है, नीचे ले जाता है। जैसे मारेगी हल्का तुरंत क्या होता है, नीचे खींच लेता है। कारण यह है कि जो यहाँ पर मोमेंटम छड़ी से बना हुआ था उसको पीछे ले जाके क्या कर रहा है, उस जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उस कहीं ना कहीं मोमेंटम को क्या कर रहा है, स्लो करने की कोशिश कर रहा है। उससे क्या होगा, उसको चोट कम लगेगा। अब उससे क्या होता है, उसके पास ये आइडिया बचपन से है, वो अब वही बतियाता रहता है कि मास्टर के पता नहीं है। बात है कि मास्टर को तो सब पता है, उसको पता नहीं है कैसा का है। हाँ, प्रैक्टिकली उसको नॉलेज है। तो ये हम लोग क्लास में देखते होंगे कि इस तरह से होता होगा बहुत बच्चे। आगे से आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है कि जब भी कोई टीचर मारे तो सीधे ऐसे हाथ करना है, जैसे छड़ी जाए तो हल्का हल्का सा नीचे ले जाना है, आपको चोट कम लगेगा। इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब तो वही कर रहा है कि नौसिखिया खिलाड़ी क्या है, लगेगा तो उसको चोट ज्यादा लगेगा, और जो सीखा हुआ है वो आराम से। वैसे हम गिर रहे हैं तो देखें कोई आदमी गिरता है तो भदाक देखिए जैसे ही गिर जाएगा तो क्या होगा, नाक ज्यादा उसको चोट लगेगा, कमर में टूट जाता है। लेकिन वही खिलाड़ी लोग बहुत बार गिरते हैं, मगर क्या करते, गिरते समय देखें वो डाई मारते हैं, यानी कि एक ही पूरा फोर्स नहीं लगा देते हैं जमीन, पूरा मोमेंटम के साथ नहीं गिरते हैं। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे पहले से गिरेंगे तो पलट जाएंगे, इधर उधर करेंगे, ताकि क्या होगा, जो मोमेंटम वेलोसिटी उनके मास से बना हुआ था उस मोमेंटम को क्या करते हैं, कम करते हैं। और कम करने का कारण क्या होता है, उनको चोट कम लगता है। तो कहीं भी हमको फोर्स को अगर कम करना है तो सिंपल है, मोमेंटम को कम करना है, यानी चोट से बचना है तो आप पहले जो भी चीज रोक रहे हैं उसका मोमेंटम कम कर दीजिए। वही अचानक कोई चीज आगे लग जाता है तो मोमेंटम कम नहीं कर पाते हैं तो मुंह लाल हो जाता है, ये सब देखा जाता है। अब उसके बाद एक नया चीज निकल के आता है, यहाँ डिफिनेशन एक आ गया कि बल संवेग परिवर्तन के दर पर निर्भर करता है। यानी जो फोर्स होता है वो किस पे निर्भर कर रहा है, संवेग परिवर्तन दर, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर क्या हो, डिपेंड कर रहा है हमारा फोर्स। यानी कि जितना हमारा जो मोमेंटम चेंज होने का रेट होगा उसी वही हमारा क्या होगा, उतना ही फोर्स हमको अप्लाई करना होगा या हमको उतना चोट लगेगा। इसको हम डेरिवेशन के माध्यम से देखते हैं। तब तक एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कार्य संवेग में परिवर्तन और बल, यानी मूल सिद्धांत। अब यहां देखते हैं फोर्स अप्लाई कह रहा है कि अगर हमको क्या है, कंटिन्यू मोमेंटम को चेंज करना है, बनाए रखना है, समय में जो भी चेंज होता है उसके लिए फोर्स अप्लाई करना है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि एक बालिका है जो कि क्या कर रही हैं, ये एक रस्सी ले ली है, रस्सी में बॉल बंध रहा है, उसको गोल गोल ऐसे घुमा के टाइम पास कर रही है। अब जब टाइम पास कर रही है तो मगर इसका क्या है, इसमें देखा जाएगा मोमेंटम। तो मोमेंटम, इससे पहले हम पढ़े कि मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। और जो भी वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि होता है वो उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। अभी देख सकते हैं गोल गोल घूम रहा है, अगर एक ही स्पीड से लगातार घूम रहा है तो सिंपल बात है उसको घुमाना है, तो पकड़ के इसे घुमा रही है तो क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन लगातार हर पॉइंट पे बदल रहा है, लेकिन घूमने का स्पीड सेम है। तो यानी हम कह सकते हैं मोमेंटम यहाँ भी चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है। फिर भी डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो उस मोमेंटम को, उस डायरेक्शन को बनाए रखने के लिए इसको लगातार कंटिन्यू फोर्स लगाना पड़ रहा है। यानी जो भी मोमेंटम चेंज हो रहा है उसको चेंज परिवर्तन बनाए रखने के लिए भी हमको एक फोर्स अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो वही कहा है, अब इसके लिए बल की आवश्यकता होती है। अब कह रहा है आगे कि अगर इक्वल फोर्स इक्वल टाइम के लिए लगाया जाए, यानी बराबर बराबर टाइम के लिए, इसमें सेम टाइम के लिए सेम फोर्स लगाया जाए, मास अलग अलग हो तब भी दोनों में जो चेंजिंग आएगा मोमेंटम में इक्वल चेंजिंग आता है। यानी मास कुछ भी हो, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का, और दोनों में क्या किया जाए, इक्वल हम फोर्स डाल रहे हैं और इक्वल टाइम के लिए डाल रहे हैं, तो दोनों में जो मोमेंटम में चेंजिंग आएगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यानी समान होगा। वही क्या है कि अगर अधिक हमको परिवर्तन करना है तो ज्यादा बल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी मोमेंटम को ज्यादा चेंज करना है तो फोर्स ज्यादा, अगर कम कर चेंज करना है तो कम। इसी तरह अब एक हमारा आ जाता है फार्मूला, आप कैसे इसका निकालेंगे देखिए। तब यही द्वितीय नियम आ जाता है कि यहाँ से डायरेक्ट हम लिखेंगे फार्मूला, जब आपको एग्जाम में आएगा ड्राइव करने के लिए, तो बस यही हमारा स्टेटमेंट होता है सेकंड लॉ का कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसका दो मतलब है,
पहला तो है कि जो भी हमारा फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ठीक है, यानी कि भी किसी वस्तु में या कोई वस्तु है जिसमें संवेग में परिवर्तन का दर जो होता है बल के बराबर होता है, और साथ में यहाँ लिखा हुआ है कि जिस डायरेक्शन में बल है, ठीक है, यानी कि उसी डायरेक्शन में क्या होता है, जिस होता है परिवर्तन का बल के बराबर होता है, और जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होता है। तो वही कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इच इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और ये क्या होता है, फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। तो यानी जो भी समय का परिवर्तन का दर होता है बल के बराबर होता है, और दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, यानी जिस डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है फोर्स, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे में ध्यान दे सकते हैं, अब कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को दिखाते हैं हम पी से, इतना पता है। अब इसको रोड मान लेते हैं, हमारा फोर्स है एफ, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स, और मोमेंटम हमारा जो हो गया, मोमेंटम को दिखाते हैं, मोमेंटम को पी से, तो मोमेंटम जो हो गया वो इक्वल हो गया हमारा पी के, ठीक है। अब कहीं हम मान लेते हैं कि अगर जो मोमेंटम में चेंज हो, रेट बता रहा है कि रेट मोमेंटम चेंज होने का दर, इसका मतलब है जो मोमेंटम में चेंजिंग आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन दे दिए हैं, और मोमेंटम को चेंजिंग दिखाना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं डेल्टा पी भी इस्तेमाल करते हैं, डी पी बाई डी टी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पहले मोमेंटम P2 रहा होगा, बाद में क्या रहा होगा, P1, तो अगर दोनों इसमें जो चेंजिंग, अब इसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम में चेंजिंग आया, उसी को हम दिखा रहे हैं dp से, यानी कि यहाँ दिखाया गया है कि चेंज ऑफ मोमेंटम दिखाया गया है, और यहाँ दिखाया गया है विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। यह हमारा डिफ्रेंसिएशन है, यानी कि अवकलन, गणित में हम पढ़ते हैं इसके बारे में, तो इसी में दिखाया गया कि हमारा मोमेंटम जो है टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रहा है, यानी कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही है। अभी इसी इक्वेशन को, यानी ये हमको सेकेंड लॉ से मिलता है, इसी के इक्वेशन को आगे ले जाते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर मैथ हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे कोई कांस्टेंट जब भी हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उसकी जगह कांस्टेंट आता है, तो यहाँ मानिए कांस्टेंट आ गया, और इधर लिखेंगे dp बाई dt। मान लेंगे एक कांस्टेंट है, तो चूंकि k बराबर मान लीजिए 1, इसलिए हमारे पास क्या होगा, k के जगह 1 रखें तो कोई वैल्यू नहीं अंतर पड़ता है, तो dp बाई क्या हो जाएगा, dt। फिर हम f बराबर, अब p हमारा मोमेंटम है, तो मोमेंटम का हम फार्मूला जानते हैं, mv बराबर में क्या हो गया, d अपॉन टी। इसके बाद हम मान लीजिए कि यहाँ पर m मान लेंगे, क्योंकि m को मान लीजिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब मान लेते हैं कोई वस्तु के लिए जब निकाला जा रहा है तो मास तो चेंज नहीं होगा, इसलिए हम मास को मान लेते हैं कांस्टेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल दिया जाता है, जो भी कांस्टेंट होता है जब डिफरेंशिएशन हम बनाते हैं तब। तो बचा क्या, dv बाई dt। अब पिछला चैप्टर में आप पढ़ के आ रहे हैं कि m इतना का वैल्यू जो होता है a होता है, ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि a बराबर जो होता है dv बाई dt। इसका मतलब होता है वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के, तो वेग में परिवर्तन का दर को हम कहते हैं त्वरण, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो यानी कि सेकेंड लॉ जो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो यानी इसी स्टेटमेंट से हमारा क्या होता है, फोर्स का इक्वेशन मिल जाता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है, ये F जो है एक्सटर्नल फोर्स है, ध्यान में रखना है, F एक्सटर्नल फोर्स है, बॉडी के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है इससे इसको मतलब नहीं है, हमेशा इस फार्मूला में यही याद रखेंगे। हो सकता है बॉडी के अंदर कुछ और भी 2-4 को फोर्स लग रहा होगा, इससे उसको लेना देना नहीं है, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई होगा उसकी बात कर रहा है। तो इस तरह हम इक्वेशन ला सकते हैं। इसका हम दूसरा तरीका भी बता सकते हैं, जो कि आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। एक तो ये तरीका हो गया फार्मूला लाने के लिए, दूसरा हम यही कह सकते हैं, अगर इसको कोई लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं दूसरे तरीका से F बराबर में लाना है तो ऐसे भी ला सकते हैं, मान लेंगे लेट इनिशियल वेलोसिटी, तो मान लेंगे इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेंगे u, और फाइनल वेलोसिटी को मान लेंगे v। इसलिए हमारे पास अब यहाँ पर मास मान लेना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट इक्वल टू मान लेंगे m, इसलिए इनिशियल मोमेंटम निकाल दीजिए। तो इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला होता है हम जानते हैं, इनिशियल निकालना है तो इसको दिखाइएगा P1 से, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो m ही रहेगा और इनिशियल निकालना है तो इनिशियल स्पीड है u, तो m u हो जाएगा। वहीं पर हम निकाल लेंगे एंड फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम यहाँ लिख देते हैं, यही वाला सेम चीज है, इसको दिखाएंगे P2 से, तो ये होगा m v। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू यहाँ कह सकते हैं सेकेंड लॉ, हमारा क्या कर रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि P2 चेंज मैंने क्या है, परिवर्तन, तो बाद में मान लेंगे कि ये था P2 माइनस P1 बाई टी। रेट ऑफ चेंज का मतलब यही है, टाइम से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हम यही चीज लिख देते हैं, एफ P2 का मान लेंगे, P2 कितना है, एम भी है, इसका मान लेंगे एम यू बाई टी, दोनों में एम कॉमन है तो एम कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तब यहाँ होगा एम, अभी टोटल का फॉर्मूला आपको पता होगा, बहुत पहले 9th में पढ़ना है, अभी भी पहले पढ़े होंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, एम ए। अब हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इधर कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ इक्वल आ जाएगा, यहाँ के इंटू एम ए, जहाँ मान लेना है के इक्वल 1, तो एफ बराबर क्या आ गया, एम ए। दोनों डेरिवेशन का तरीका है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा यही वाला इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो करिए, दोनों सेम टू सेम है। तो ये हम जाने कि फोर्स जो होता है, कहीं ना कहीं जितना मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है वो फोर्स के इक्वल होता है। अब हम यही बोल रहे थे कि पीछे क्यों खींच रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि जो मोमेंटम आ रहा था उसको क्या है, चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने में जितना चेंज करेगा, अब इस फार्मूला से आपको एक चीज पता होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, P2 माइनस P1 है बाई टी। अब यहाँ से एक चीज निकल के सामने आएगा कि मान लीजिए कि आपका समय है, कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो केस होता है, तो नीचे वाला वैल्यू ज्यादा होता है तो ओवरऑल हमको वैल्यू कम मिलता है। अब समझा दे रहे कैसे, मान लीजिए ऊपर में वैल्यू है 20, अब नीचे का वैल्यू मान लेते हैं 1 है, तो वैल्यू मिलेगा 20। अगर ऊपर का वैल्यू 20 है, नीचे का 2 है, तो वैल्यू मिलेगा हमको 10। ऊपर 20 है, नीचे 4 है, तो वैल्यू कितना मिलेगा, 5। यानी कि अब ऊपर मानिए 20 है, नीचे भी हो गया 20, तो वैल्यू कितना मिला हुआ। अब देख सकते हैं कि कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केस जब होता है, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना स्मॉल होता है, उसका मतलब छोटा होता है, उसका वैल्यू हाई मिलता है, और जितना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, नीचे वाला भर बड़ा होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, कम मिलता है। तो अब सिंपल है, अब सोचिए फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ई ज्यादा इसका ओवरऑल का वैल्यू आएगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। तो बॉल जब आ रहा था तो वो खींच रहा था, क्यों खींच रहा था कि टाइम बढ़ा रहा है ना, ऐसे आके तुरंत लग गया 1 सेकंड में। अब हम लाए तो उसको क्या किए, हम पीछे की ओर खींचे, तो इससे क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज माने जो चेंजिंग का रेट था परिवर्तन, उसका समय क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब जैसे ही ज्यादा टाइम हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कम, यानी उसको फोर्स क्या होगा, कम महसूस होगा, चाहे बल उसको लगाना भी है रोकने के लिए तो उसको क्या होगा, कम फोर्स अप्लाई करना होगा। इसीलिए कोई चीज का मोमेंटम चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चेंज करें, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा समय अप्लाई करना होगा। जितना टाइम ज्यादा हम लेंगे तो हमारा मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, उतना कम आएगा। अगर वही वैल्यू अगर मोमेंट कोई क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते, अचानक से कोई आके लग गया, चोट लगा, तो उसका क्या देखते हैं कि असर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ जो चेंजिंग मोमेंटम, रेट ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम था, उसका वैल्यू क्या था, कम था, यानी बहुत कम समय मिला हमको उससे बचने के लिए। तो अचानक कोई चीज अगर पिछले धक्को मार देता है तो उस समय आदमी का कमर उमर टूट जाता है, क्योंकि वहां पर मोमेंटम हाई था, तो उसको हम चेंज नहीं कर पाए। मगर वही सोच समझ के आदमी कोई ऊपर से कूदता है, तो ऐसे कूदेगा, पैर को ऐसे फिर मोड़ेगा, तो यानी उसको क्या करता है, पूरा एक फोर्स के साथ नहीं गिर जाता है, वो क्या करता है, पूरा मोमेंटम को स्लो करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसको चोट कम लगे। अब आगे आप जाइएगा, देखिएगा, तो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ दिया है द्वितीय नियम, यानी सदिश और अदिश। यहाँ पर दिया है कंपोनेंट्स लिखना है, तो कंपोनेंट का मतलब यह है, यही दिखाया गया है कि कंपोनेंट लिखने के बारे में आप जानते होंगे, पिछला चैप्टर में दिया है वेक्टर में। मान लेते हैं ये हमारा y है, ये वाला एक मानते हैं x है, इधर से मान लेते हैं z।
तो वही होता है कि डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो लिखा गया है MAX, इसका मतलब है ये फार्मूला हो गया FX बराबर, यानी कि एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है। और एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, तो फार्मूला तो वही होता है dP/dx, अभी लिखे थे हम मतलब dP/ds, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब यही है कि इसके माने चेंज इन मोमेंटम ऊपर दिखाया जा रहा है और किसके रेफरेंस में, टाइम के। अब इसके लिए FX के लिए लिख रहे हैं, तो बस इसका कहने का मतलब है कि फार्मूला M तो वही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो हम लेंगे वो x डायरेक्शन में लेंगे, तो यहाँ AX हो जाएगा। वही हम FY लेंगे यहाँ पर, तो फार्मूला तो क्या होगा, यहाँ x है तो dPy। इसका कहने का मतलब है कि जो भी हम ले रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, हम y डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला लेंगे तो हम वही एक्सेलरेशन लेंगे जो यहाँ लेंगे My, वैसे ही mz होगा। तो y x z जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन शो करता है। अब ये वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अगर अप्लाई कहीं हो रहा है तो उसका कंपोनेंट लिखा जाता है, तो कभी कभी उसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग तोड़ के देख रहे हैं, जिसको वेक्टर का वियोजन कहा जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में उसका जो वैल्यू है और वाई डायरेक्शन में जो वैल्यू है। तो अब एक्स वाला ले रहे हैं तो MAX लिखेंगे, और वाई वाला ले रहे हैं तो MAY। ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसमें खैर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि इतना से हमको क्या मिलता है, तो प्रथम नियम से क्या इसका संबंध था। तो यही कहते हैं कि प्रथम नियम में हम बताए थे, शुरू में ही जिक्र कर रहे थे कि जो फर्स्ट लॉ था उसमें फोर्स एक्सेलरेशन दोनों जीरो था, यानी हम ये पढ़ रहे थे कि जब बॉडी जो है रेस्ट में है तो उसमें नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो फोर्स जीरो लग रहा है और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, उसका जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी कोई चीज का चेंज कैसे हो सकता है, नहीं होगा। यानी कोई सेम स्पीड में जा रहा है तो उसी स्पीड में जाएगा, तो यानी वो नेट फोर्स और ये दोनों उसमें हम जीरो पढ़ रहे थे। लेकिन सेकेंड लॉ, एक लॉ उसी को आगे बढ़ा के इस बात को क्लियर कर देता है, क्योंकि फार्मूला हमारे पास दे देता है MA, यानी इसको क्लियर कर दिया कि अगर आपका फोर्स जीरो है तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो MA, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो M इधर डिवाइड में आएगा, तो ये भी A बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो उस समय केवल हम ये जान रहे थे कि नेट फोर्स वहाँ जीरो है, लेकिन वही सेकेंड लोग क्या क्या उसको और एक्सटेंड करके बताया, फार्मूला दे के बताया कि अब नॉर्मल है आपका, अगर फोर्स जीरो है तो A जीरो हो ही जाएगा, चाहे A जीरो है तो आपका फोर्स जीरो होगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। तो इसको और ज्यादा क्या किया, एक्सपेंड किया गया। तो फर्स्ट लॉ के साथ इसका एक कॉम्बिनेशन है, और कह रहा लोकेशन, यानी कि कह रहा है इसमें कह रहा है कि लोकेशन माने कि लोकेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, रिलेशन का मतलब ये बता रहा है कि जो भी एक्सेलरेशन होता है किसी बॉडी का, वो हम जिस टाइम निकाल रहे हैं उसी टाइम का से मतलब होता है। अब पहले से कितना था एक्सेलरेशन उससे मतलब नहीं है। मानो कोई दिल्ली से आ रहा है, अभी हमारे पास उससे गुजरा है, जैसे पुलिस लोग चालान काटता है तो वैसा नहीं है, तो पुलिस लोग चालान का है हाई स्पीड में आप जा रहे थे, चालान काट देगा, तो पुलिस के पास ये कही क्या कि हम उधर से डुघरा के आ रहे थे, खाली ये तेज गए थे, उसको उससे मतलब नहीं है, उसको मेन एग्जैक्ट टाइम से मतलब है कि आपका स्पीड कितना था। तो उसी तरह हमारा जो है रिलेशन, लोकल रिलेशन का मतलब यही होता है कि क्या होता है, एक्सेलरेशन को जो है किसी क्षण त्वरण उसी क्षण के बल से निर्धारित होता है। माने कि जब कोई चीज एक्सेलरेशन होता है, जिस टाइम हम एक्सेलरेशन काउंट कर रहे हैं, यानी जिस टाइम फोर्स अप्लाई किया गया है उस टाइम एक्सेलरेशन क्या है, वही चीज से हमको मतलब होता है। बाकी उससे पहले उसका एक्सेलरेशन क्या था उससे मतलब नहीं कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोला जा सकता है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम से ही हमको मतलब है कि जब हम फोर्स लगाए हैं उस समय एक्सेलरेशन क्या है। फिर कह रहा है नेट बाह्य बल, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स। इसमें यही कह रहा है कि एफ, हम अभी तुरंत बता थे कि एफ जो फोर्स है एफ बराबर है में, तो एफ का वहां मतलब है कि केवल एक्सटर्नल फोर्स है। बॉडी के अंदर लाख कितना फोर्स लग रहा है, जैसे हम हैं, हमारे अंदर हम पर क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ एयर भी फोर्स लगा रहा है और कुछ हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसको एफ बोल रहा है, हमारे अंदर फोर्स बोल लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। ये केवल और केवल क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है। अब इसका मतलब समझेंगे, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट डिटरमाइंड बाय फोर्स एट इंस्टेंट नॉट बाय हिस्ट्री ऑफ मोशन। यानी कि कोई भी जो होता है एक्सेलरेशन वही होता है कि जब फोर्स लगाया गया उस टाइम एक्सेलरेशन कितना है, इससे डिनोट किया जाता है। बाकी पीछे से क्या है एक्सेलरेशन क्या रहा होगा क्या नहीं होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे ही हम बोलते हैं लोकल रिलेशन। अब कह रहा है लकड़ी और गुटके के गुटका, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम बना लेते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास 0.4 kg का गोली है, यानी कि एक गोली दे दिया है, वैल्यू दे दिया है, मास ले लेते हैं। गोली का मास हमारे पास दिया है 0.04 kg,
और कितना चाल से चलाया गया है तो यानी गोली जब भी चलाया जाता है तो गोली बंदूक से छूटता है तो उसको इनिशियल स्पीड बोला जाता है, और फाइनल स्पीड जो दिया रहता है ना तो रुक गया है तो उसको जीरो माना जाता है। तो इनिशियल स्पीड आपको दे दिया गया है 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ हो गया 90 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब आगे देखते हैं तो कह रहा है कि चलाते हैं और चलकर 60 सेंटीमीटर रुक जाती है। तो कहाँ रुक जाती है जी? तो अच्छा लकड़ी में एगो कोई लगा है तो एगो लकड़ी का ब्लॉक है उसी में जाकर टकराता है, और टकराने के बाद अंदर कितना जाता है 60 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस हमको देख लेंगे लकड़ी के अंदर कितना जा रहा है 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देंगे तो सिंपल है, 60 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कहीं 0.6 मीटर आएगा, ठीक है। और जब रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी होता है 0। तो हमको कह रहा है कि फोर्स निकालना है यानी एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एम ए। सिंपल है, क्या चाहिए? एम ए फॉर्मूला होता है। अब एम तो हमको पता है 0.4 के, ए हमको नहीं पता है। तो ए निकालने के लिए हम कोई भी मोशन का जो पीछे क्लास में पढ़े हैं एस ए बार वी बराबर यू प्लस ए टी कोई फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम हमारे पास टाइम नहीं है तो वी बराबर यू प्लस ए टी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और टाइम नहीं होने के कारण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक ही बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब यहाँ पर देखेंगे वी स्क्वायर कितना है हमारे पास, तो वी 0 है तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए। यू कितना है 90 मीटर पर सेकेंड था तो 90 का स्क्वायर बराबर 2, ये नहीं पता है, ये पता है कितना है 0.6 मीटर। सिंपल है, -90 है तो -90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 आ जाएगा। इधर आ गया 2 इंटू ए इंटू 0.6। अब ए का वैल्यू निकालना है हमको तो ये ए को छोड़कर बाकी सब नीचे ला देंगे तो -8100 बटा में हो जाएगा 2, नीचे आएगा 0.6 बराबर ए। अब यहाँ पर वैल्यू हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर में 10 जाएगा। अब कटाते हैं तो 2 से कटेगा तो कितना 5 बार में कटेगा, 6 से ही कट जा रहा है, कटा के देख लेते हैं कट जाएगा। 6 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 कम 6 6 5 30, कहीं नहीं इतना कट रहा यानी -11250 गुणे 5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना जा रहा है, अब गुना करेंगे तो 0 5 5 25 5 दूनी 10 2 12 5 -6000 5 5 25 2 हासिल 5 दूनी 10 2 12 2 5 कम 5 6205, यहाँ कहीं का मिस्टेक हो रहा है, यानी कि यहाँ कटाया था तो कितना आया था लिख लेंगे, फिर से कटा के देख लेते हैं। 8100 को कटाना है कितना है उधर 10 है, 2 इंटू 0.6। अब 2 से कटा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, माइनस है तो 1 0 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब 6 से कटा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6 2 बचा, 6 3 18 3 0 तो 6 5 30, अच्छा 1300 है तो यहाँ गलती हो गया था 1350। अब इसमें गुना करेंगे कितना है -1350 में गुना कर देना है 5 से, तो 0 5 5 25 5 के 15 2 17 5 के 5 6, यानी इतना एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फार्मूला से हम क्या है एक्सप्रेशन निकाल लिए हैं। अब यहाँ से नॉर्मल है हम क्या निकाल लेंगे फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू होता है एम ए। एम का वैल्यू हो गया 0.04 इंटू एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास -6750। अब यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा डबल 0 आ जाएगा, तो 1 0 से कट गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 20 7 4 28 2 30 3 हो गया 6 4 24 और 3 27, नीचे 10 है ये माइनस में कट गया तो यानी कि -270 न्यूटन। यानी कि जो ब्लॉक द्वारा उस पर अवरोधी बल लगाया था अंदर की ओर तो कितना था -270 न्यूटन। अब एक चीज छूट गया है, हम बता दे रहे हैं, मात्रक छूट गया था। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बनाएंगे, अभी बहुत सारा करेंगे। यहाँ देख सकते हैं F बराबर एम ए होता है तो इसका मात्रक एक तो मात्रक न्यूटन होता है और दूसरा होता है F बराबर एम ए है तो एम का क्या होता है केजी में मापते हैं। यह त्वरण है एक्सेलरेशन है, इसका मतलब हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको डिफाइन करना है 1 न्यूटन का, चाहे कि
कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर को डिफाइन करना है आपको, यानी एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है, तो उसमें लिखा ये भी लिख सकते हैं कि जब यहाँ केजी लिखा है, इसका मतलब 1 केजी है, तो लिखेंगे वही कि जब 1 केजी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है 1 मीटर पर सेकेंड त्वरण उत्पन्न होता है। यानी कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कोई भी 1 केजी की बॉडी है, जब उस पर एक न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना चीज आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे ही चलते हैं तो यहाँ है गुरुत्वीय गति और बल। तो गुरुत्वीय गति और बल में हम देखेंगे कि यहाँ दिखाया गया है फॉर्मूला है u प्लस जी टी स्क्वायर। तो अब यहाँ से कुछ नहीं दिया है, हमारे पास कंडीशन दिया गया है और इसमें इसी से हम क्या है कि यहाँ तक ले जाएंगे फोर्स तक, यानी त्वरण के लेके जी के रूप में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं ये निकालने अगर किसी को आ रहा है y बराबर ये हमारे पास पोजीशन दिया है, यानी कि डिस्टेंस ही दिया है, कह सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जी टी स्क्वायर लिख लीजिए, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से अगर हमको क्या करना है वेलोसिटी निकालना है तो सिंपल है, आप क्या कीजिएगा ये पोजीशन है तो क्या होता है वेलोसिटी के लिए तो v बराबर होता है dy बाई टी। अब ध्यान देंगे कि ये हमारा क्या होता है, ये इस फॉर्म में लिखे हैं, मतलब है कि पोजीशन है जो कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है टाइम के। तो कोई भी पोजीशन जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी निकालना है तो ये डिफरेंशिएशन का पार्ट होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे डी, यहाँ क्या है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बटा में आ गया डी टी। अब देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, अगर कोई लोग नहीं पढ़े होंगे, बस टाइम के रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है तो टाइम जिसके साथ टाइम मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ कुछ नहीं कह टाइम का ही डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ देखेंगे ये देखा जाता है कि डी वाई बाई डी टी ये लिखा गया है। तो हमारे पास यहाँ से इसके साथ यू है तो जो टर्म है उसको हम नॉर्मल बाहर निकाल देंगे। जो है अगर टी है तो टी का पावर कितना है, जो भी चीज का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर का निकालना है तो जो भी टर्म है उससे आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, मैं 2 हो जाएगा, और जो भी पावर है उसमें क्या होगा 1 कम कर दिया जाता है। तो 2 का पावर 1 कम करेंगे तो पावर कितना रह जाएगा 1, यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ हमको टी का करना है तो टी का पावर 1 है तो 1 में यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू केवल होगा, और यहाँ पर बचा टी का पावर 1 था तो 1 में 1 घटाएंगे तो टी के पावर कितना होगा बचेगा 0। तो यानी कोई चीज का पावर 0 होता है तो क्या आता है यहाँ 1, यानी टी खत्म हो जाएगा। प्लस अब यहाँ करना है 1/2 ठीक है। तो देखिए तो टी को टर्म छोड़ देंगे, उसके बाद जितने टर्म है उसको क्या होता है हटा दिया जाता है। तब यहाँ से देखेंगे हम कि जी है तो जी को हम बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद टी स्क्वायर है, अच्छा 1/2 बचल है तो यहाँ लिखेंगे 1/2। इन दोनों को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, हमको टी से मतलब है क्योंकि रेस्पेक्ट में किसका है टी से। तो टी का पावर 2 है तो 2 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, और पावर टी का 2 है तो उसमें 1 घटा दीजिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो टी का पावर 1 मतलब टी। अब ये 2 कट गया तो कितना हो गया जी v बराबर हमारे पास u प्लस क्या गया जी टी। और ध्यान दीजिए अब इसी वेलोसिटी का, अब इसी का हम जब क्या करते हैं फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हमको मिलता है a का वैल्यू, इसका वैल्यू मिलेगा a का, यानी फिर से इसका v जो आया है उसका निकाल के देखते हैं u, तो d यहाँ लिख देंगे u प्लस जी टी बराबर डी टी। अब देखिए इसके साथ कोई u का टर्म नहीं है, जिसके साथ t के रेस्पेक्ट में निकालना है, t के इसके साथ कुछ नहीं है, u के साथ, तो u हमारा खत्म हो जाता है डिफरेंशिएशन में। अब यहाँ gt के साथ t है तो 2 है, मतलब एगो है, तो t के पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा g में, तो g ही रह जाएगा। अब यहाँ t का पावर क्या है 1 था तो 1 पावर में 1 घटाना पड़ेगा हमको, तो t के पावर 1 और उसमें 1 घटा देते हैं तो 0 आएगा t के पावर, तो t के पावर 0 है मतलब t खत्म हो गया, तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर g। तो उसी तरह यहाँ दिखाया गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है a के जगह हम अगर फार्मूला लिखते हैं तो a और g हमारा दोनों क्या है सेम ही होता है। गुरुत्वीय त्वरण और बल को दिखाया गया था, इसलिए हम क्या लिखे हैं F बराबर ma लिखिए चाहे F बराबर क्या लिखिए mg लिखिए, दोनों का मतलब क्या है सेम होता है। ठीक है, अब इसको आगे लेके चलते हैं, लिखना होगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात होता है इम्पल्स का। ठीक है, तो इम्पल्स के बारे में और समय संरक्षण के बारे में हम जिक्र अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो अभी जितना हुआ उसको आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है,